DIR करेंगे। सबसे पहले तो हम वर्क स्पेस में है, तो मैं डायरेक्टली वर्क स्पेस में हूँ अभी। वर्क स्पेस के अंदर हमारे पास में जहाँ एनवायरनमेंट है और जो हमारे अदर प्रोजेक्ट्स हैं, तो प्रोजेक्ट्स हमारे पास में 3 है, बुक स्टोर, डम प्रोजेक्ट और स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। एंड एनवायरनमेंट है, तो सबसे पहले एनवायरनमेंट जो क्रिएटेड है उसको एक्टिवेट कर लो, अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो माई env, वेल ये पावर सेल में जो है ब्लॉक करेगा, तो हम कमांड प्रॉम्प्ट में रन करते हैं इसको। माई env स्क्रिप्ट और एक्टिवेट। हमारा एनवायरनमेंट एक्टिवेटेड है तो वो दिख रहा है हमें। अब हमें क्या करना है, वापस से DIR करो, जिस प्रोजेक्ट के अंदर हमें जाना है उसमें cd बुक स्टोर और वापस से DIR कर लो, तो हमारे पास में python manage.py इस फाइल के अंदर, इस फोल्डर के अंदर है। और ये हमारे एप्लीकेशन से कुछ स्टैटिक और टेम्पलेट फाइल्स हमने बना ली थी कल, और ये हम बार बार यूज होने वाली है। तो जिनको समझ में आ गया है ठीक है, नहीं आया है तो भी ठीक है, क्योंकि ये बार बार यूज होने वाली है। और बेसिक सिंपल जो कार्ड ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद में हम दोबारा से नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और यही प्रोसेस दोबारा से करेंगे ताकि रिपीटेशन हो जाए। और जिन लोगों का जो है आप लोग कह रहे थे कि भाई रिकॉर्डिंग नहीं मिले हैं, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग पहले से अपलोडेड है। वो बात लगी कि हमारी क्लास की नहीं है, तो जितने भी हमने क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट वाले जो फंक्शनलिटी है वो ऑलरेडी से अपलोडेड की हुई है। और बस वो है कि वो दूसरे प्लेलिस्ट के अंदर है, तो आप जाते हो यहाँ पर एंड इसमें जो प्लेलिस्ट है यहाँ पर अगर आप जाते हो यूट्यूब चैनल पे एंड प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट के अंदर हमारे पास आई थिंक जेंगो कोर्स 23 फरवरी 23, हाँ। और इसमें हमारे पास है ना काफ़ी सारे लेक्चर्स होने चाहिए। नहीं, 23 में 4 ही है। लॉगिन लॉग आउट है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट नहीं है क्या इसमें? जेंगो का मई 23 है, फरवरी 23 है, अप्रैल में है शायद वो, हाँ अप्रैल के अंदर है। ओके, इसके अंदर हमारे पास है जेंगो पार्ट 1, डे 2, 3 इस तरीके से। तो यहाँ पर मिल जाएंगे आई थिंक रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, इन सभी को देख लेना, कुछ न कुछ आपको इसमें जो है रिपीटेशन मिल ही जाएगा। और इसमें नहीं तो नेक्स्ट वाले जो प्रोजेक्ट के अंदर जब ये कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने वाला है, बस डिलीट वाला पार्ट बचा हुआ है और इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में जब हम दोबारा सा बनाएंगे, दोबारा जो एक और प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम मल्टीपल पेजेस वाला बनाएंगे, और उसमें कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि हम कुछ इमेजेस भी अपलोड कर रहे हैं एंड डेटा इन्फॉर्मेशन अपलोड कर रहे हैं और अलग अलग सेक्शंस के लिए अपलोड कर रहे हैं। और हम एक एप्लीकेशन बना सकते हैं लाइक टूरिस्ट लोगों के लिए, जो टूरिस्ट होते हैं, टूरिज़्म के लिए जाते हैं जगह जगह पे, तो हम ऐसे प्लेसेस का जो है मल्टीपल पेजेस के लिए बना सकते हैं। और सेक्शन एक क्रिएट कर लेंगे कि टूर करना है आपको, तो इधर इधर हमारे पास में मल्टीपल प्लेसेस है, उन पर क्लिक किया तो उन पर पूरी डिटेल वो दिखा रहे हैं, जैसे कि एक वेब एप्लीकेशन में दिखाते हैं नॉर्मली वैसे। हालांकि उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा, तो ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ये आपको बना के लाना है टेम्पलेट, मतलब जो HTML फाइल है वो आपको बना के लानी है, स्टैटिक फाइल बना के लानी है, फिर उसको डायनेमिक हम बनाएंगे। ओके, आपको स्टैटिक बना के तैयार रखनी है अगर आप टाइम बचाना चाहते हो। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे करवाना चाहते हो कि यहीं पे नहीं भैया हमारे को तो यहीं करके दिखाओ, हम तो बेवकूफ़, हमारे को कुछ नहीं आता, तो उसमें लगेगा फिर समय, ठीक है, फिर मुझसे शिकायत मत करना। तो ये जेंगो के जो अदर जो प्लेलिस्ट है उनमें देख लेना, उनमें आपको जो है काफ़ी सारा पार्ट मिल जाएगा एंड जो हमारा रिकॉर्डिंग है वो तो हो ही रहा है। नाउ इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। तो अब यहाँ पे एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है और अब हम क्या करने वाले हैं, कॉड
डॉट हमारे जो प्रोजेक्ट है उसको हम उसमें ओपन करने वाले हैं और यहाँ पर हमारी ओपनिंग हो चुकी है। आई थिंक हमने कल कुछ किया नहीं था तो मुझे याद नहीं है कि इसमें लास्ट टाइम क्या हुआ था, तो मैं इसको एक बार ओपन करना चाहता हूँ। यहाँ पे python manage.py रन सर्वर एंड इसको ओपन कर लेते हैं, देखते हैं। ओके, तो हमारे पास में ये चीज़ें हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने रीड करके जो है ये सारा डेटा रख लिया है। हमारे पास में एडिटिंग की ऑप्शन है, एडिटिंग पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास में वो वही ऑप्शन आ जाता है ना, और सबमिट करेंगे तो वो अपडेट हो जाएगा। ये ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, तो अब हमारा डिलीट वाला पार्ट जो है वो हमें बनाना है, और डिलीट वाले पार्ट के लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक व्यू बनाना पड़ेगा। टेम्पलेट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस पर क्लिक करने पर डायरेक्ट आपको डिलीट करना है, किसी पेज पे मूव नहीं करना आपको। ओके, एंड अगर करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, आर यू श्योर टू वांट टू डिलीट दिस आइटम, इस तरीके से। बट हम वो नहीं करना चाहते हैं अभी, हम सिंपल डिलीट करना चाहते हैं, इस पर डिलीट। ओके, एंड अगर आप इस बात पे कंसर्न करते हो कि किसी को परमिशन ही नहीं है फिर भी डिलीट कर दे, तो उसके लिए जो है हमारे पास में नेक्स्ट सेशन में हम काम करेंगे, तो वहाँ पर हम परमिशंस पे काम करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जो लॉगिन पेज है वो हम बनाएंगे इसके बाद में। ओके, लॉगिन पेज बनाने के बाद में हमें एक फंक्शनलिटी मिल जाएगी कि हाँ इस तरीके से हम लॉगिन पेज बनाते हैं, उसके बाद में हम साइन इन साइन आउट का काम करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली हमारे क्रिएट रीड अपडेट डिलीट वाले फंक्शनलिटी तो बन चुकी है। इनके अलावा भी काफ़ी सारा पार्ट अभी बाकी है, लॉगिन वाला पार्ट बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड जब आप लॉगिन क्रिएट करते हो तो ऑटोमेटिकली जो है जैसे कि हमने वो सारी टेबल्स देखी थी जो माइग्रेशन करते हो, 18 माइग्रेशन अनमाइग्रेशन बताता ना, नॉन माइग्रेटेड माइग्रेशन फाइल, तो वो 18 में से कुछ ऐसे डेटा टेबल्स हमारे पास हैं जो ऑथेंटिकेशन को हैंडल करते हैं, वो ऑटोमेटिकली हैंडल करते हैं। हमारे को अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, हमें सिर्फ एक इंटरफेस बनाने की ज़रूरत है, और इंटरफेस के थ्रू हमें लॉगिन का यूज़र नेम और पासवर्ड नेम जो है वहाँ पे देना है, सबमिट करना है, उसको प्रोसेस करना है, चेक करवाना है कि अगर वो यूज़र है तो लॉगिन करें, नहीं है तो वापस से हमें एरर दें। तो यहाँ पर हमारे पास लॉगिन सिस्टम है, एरर मैसेजेस को फिर बनाना है। इसके बाद में हम यहाँ पर टेम्पलेट्स को जो है किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बिकॉज अभी हम क्या कर रहे हैं, हर जगह पे अगर आप देखो तो टेम्पलेट्स के अंदर ऐड बुक हो चाहे वो, हर जगह हम जो है ये हेड वाला पार्ट बना रहे हैं, यानी कि कंप्लीट डॉक्यूमेंट बना रहे हैं अभी। लेकिन जेंगो में इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना सा पार्ट बना के भी रख सकते हो, इतना सा जितना आपको चाहिए, जितना पार्ट है उतना बना के रख सकते हो। आपका पेज भले ही कितना बड़ा हो, आप एक पर्टिकुलर सेक्शन को जो है अलग फाइल के अंदर बना के रख सकते हो, और जब ज़रूरत पड़े तब उसको जो है अपनी फाइल के अंदर इंक्लूड करवा सकते हो। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, एंड कौन कौन से अदर टेम्पलेट्स हैं, जब भी हम ब्रैकेट के अंदर परसेंटेज साइन में लिखते हैं तो वो टेम्पलेट्स टैग है, ओके, डिटेल टैग्स है, और उन टैग्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक डिफाइंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जो कि वो इंटरनली पाइथन के अंदर होते हैं, फिर वो हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर फिल करता है वो डेटा। तो CISRF जो टोकन है बेसिकली ये भी एक टैग है, और ये बेसिकली क्या करता है, एक इनपुट एलिमेंट रखता है जिसमें कुछ रैंडम एक टोकन वैल्यू रहेगी जो हमारे वेरिफिकेशन के लिए यूज की जाती है जब भी हम फॉर्म सबमिट करते हैं। ओके, तो हम इस तरीके से बढ़ने वाले हैं। आज हम डिलीट करेंगे, कल हम जो है लॉगिन लॉगआउट बनाएंगे। ठीक है, आई थिंक लॉगिन लॉगआउट 2-3 दिन चलेगा, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास सामने नहीं आएंगी। एंड उसके बाद में हम हमारे जो जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज है उसके एक्स्ट्रा फीचर्स लाइक एक्सटेंशन और इंक्लूड, ये 2 पार्ट हम देखने वाले हैं। स्टैटिक हमने देखा हुआ है, स्टैटिक क्या करता है, जितने भी स्टैटिक फाइल्स हैं, ओके, जो फिक्स्ड फाइल्स है जो चेंज नहीं होने वाले डायनेमिकली, वो जो है हमने यहाँ पे फिक्स करवा रखी है, स्टैटिक फाइल के अंदर रख रखी है, और वो हम लोड स्टैटिक की हेल्प से हम उनको जो है हमारी फाइल के अंदर इंक्लूड करवा सकते हैं। और ये शायद
कल भी किया था हमने स्टैटिक वाला पार्ट, और इससे पहले भी कर रखा है स्टैटिक वाला पार्ट, है ना। ओके ठीक है, तो डिलीट पे जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिलीट वाला जो ये पार्ट है, ये जो पेज आपको दिख रहा है ये रूट पे है, और ये पेज आई थिंक इंडेक्स वाला पेज है। तो मैं वापस से जो है VS कोड ओपन करता हूँ और इंडेक्स, तो इंडेक्स में हमें टेबल दिख रहा है और 2 बटन्स हमारे पास है। आई थिंक बटन ये लिंक है। पहले लिंक में हमने क्या किया, एडिट किया, ये वाला काम किया था, और कल हमने डिस्कस किया था एक आर्गुमेंट जो है सेंड करेगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम एक और URL बनाएंगे, सेम URL टैग का यूज़ करते हुए। URL इस तरह से लिखना है, और इसके अंदर कौन सा नेम लिखना है, जो नेम आप URL मैपिंग करते वक्त बताते हो। तो अभी तो डिलीट का तो कोई URL मैपिंग किया ही नहीं हमने, नए कुछ को व्यू बनाया है, तो पहले आप व्यू बनाओ। ओके, तो व्यूज़ के अंदर जाओ, नीचे एडिट बुक के नीचे जस्ट व्यू बना लो, डेफ डिलीट बुक। इसमें भी रिक्वेस्ट आएगा, और किस बुक को डिलीट करना है उसके लिए भी आईडी बतानी पड़ेगी ना। ऐसे थोड़ी ना किसी को डिलीट कर देंगे, तो वहाँ से भी जो है वो आईडी देगा। जैसे एडिट बुक के टाइम पे उसने आईडी दी थी, उसको हमने बुक आईडी के तौर पे रिसीव किया था। सिमिलरली यहाँ पर भी जो है वो बुक आईडी देगा, और एडिट और डिलीट दोनों को ही जो दोनों के जो URL मैप किए थे वो सेम वे में करेंगे। यहाँ पर हमने एडिट बुक करने के बाद में एक पैरामीटर बनाया था, ठीक है। इसी तरीके से डिलीट बुक के लिए भी एक पैरामीटर बनाएंगे, और यहाँ पर डिलीट बुक कर दो, और वही सेम INT बुक आईडी, बस यहाँ पर डिलीट बुक आ जाएगा और यहाँ पर डिलीट बुक आ जाएगा। तो URL मैप कर दिया है, हालांकि हमने जो है व्यू पूरा बनाया नहीं है। तो व्यू को मैं यहाँ पे इफ रिक्वेस्ट डॉट मैथड इज इक्वल टू गेट। हालांकि नॉर्मली डिलीट करने के लिए हम डिलीट मेथड का यूज़ करते हैं, बट अभी बिकॉज हम सिंपली लिंक का यूज़ कर रहे हैं, और सिंपल लिंक में बाय डिफ़ॉल्ट गेट मेथड यूज होता है, तो हम यहाँ पे गेट मेथड दे रहे हैं। और डिलीट में क्या होगा, जब भी हम डिलीट करेंगे तो पहले हम पास कर देते हैं, या फिर हम सिंपल सा मैसेज करवा देते हैं, प्रिंट डिलीटिंग बुक विथ आईडी नंबर। तो ये आईडी नंबर हो जाएगा, और रिटर्न करना ज़रूरी है। तो हम कहाँ रिटर्न करवाना चाहते हैं, रीडायरेक्ट टू होम। कहाँ, होम पे। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बिकॉज हमारा जो ये टेबल है ये होम पर ही है, तो जब क्लिक करेंगे ना तो वापस से यही पेज ओपन होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों चीज़ें सेम है। अब यहाँ पे एक मिनट, ये कहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है। तो हम यहाँ पर आउटपुट देखेंगे, ओके। और आउटपुट में क्या देखना है हमें, ये वाला जो आउटपुट है। और मैं इसको जो है एक एक फंक्शन बना लेता हूँ इस चीज़ के लिए, एक प्रिंट आउट स्टेटमेंट के लिए। तो मैं यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ, डेफ शो मैसेज, और यहाँ पर जो है आप स्ट्रिंग दे सकते हो, है ना, प्रिंट तो मुझे बार बार जो है ये बनाना नहीं पड़ेगा, और मैं यहाँ पे शो मैसेज कर रहा हूँ, शो मैसेज, और ये जो है ओके। तो यहाँ पे आएगा डिलीट बुक आईडी, बुक आईडी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, ये बुक आईडी कहाँ से आया, इसको कैसे पता चलेगा, बुक आईडी लिखने पर ही आईडी आ जाएगी, कौन बताएगा, ये बुक आईडी कहाँ से आया।
कैसे पता चलेगा कि बुक नंबर 1 के पास वो आईडी 1 है, 2 के पास 2 है, कैसे पता चलेगा इस पर? क्योंकि सिंपल ये तो एक वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल है तो आया तो होगा कहीं ना कहीं से, पहले डिक्लेयर करवाना पड़ता है वेरिएबल को, हालांकि इसमें नहीं करवाना पड़ता, फिर भी टेम्पलेट को नहीं पता होता वेरिएबल क्या है ना, तो इसको बताना पड़ता है। ये बुक आईडी कैसे आया, कहाँ से आया ये? व्यू में दिया था। कौन से व्यू में दिया था? ठीक है, व्यू का नहीं पता है तो व्यू में दिया था। क्या किस तरीके से दिया था? हमने क्या दिया था व्यू में? ओके, अच्छा, तो आप उसकी कह रहे हो डिलीट आईडी, तो आप कह रहे हो कि हमने यहाँ पर दिया था, इसकी कह रहे हो आप? इससे पहले तो ये एडिट आई है। दूसरा कौन सा है? रिक्वेस्ट मेथड, ऐड बुक। इससे पहले कौन सा है? होम। 4 ही तो हुई हुई हमारे पास। URL के अंदर दिया था। URL एप्लीकेशन में URL यहाँ यहाँ पे तो हमने वेरिएबल बनाया बुक डैश आईडी है, अंडरस्कोर आईडी है, बुक अंडरस्कोर आईडी है, जबकि यहाँ पे बुक डॉट आईडी है। अब अगर वहाँ पे मैं कुछ भी नाम लिख दूँ ना तो भी ये काम करेगा। अच्छा, उस जगह URL में कुछ भी लिख दो, वो तो एक वेरिएबल पैरामीटर बनाया आपने, तो ये कहाँ से आया? जब हम ये पेज लोड करते हैं तो लोड करने के लिए हमने टेम्पलेट के अंदर डेटा पास किया है ना, और डेटा में क्या है? बुक्स है, और हर बुक के पास अपनी आईडी होती ही नहीं होती। हर बुक के पास में अपनी आईडी होती है। तो यहाँ पर ये जो रो प्रिंट हो रही है ना, सिंगल रो, ये सिंगल रो फॉर लूप के अंदर प्रिंट हो रही है, यानी कि हमें हर बार जो है काफ़ी सारी रो प्रिंट करवाएंगे, और हर रो जो है एक सिंगल बुक के लिए प्रिंट हो रही है, और हर बुक के पास में अपनी आईडी है। तो बुक यहाँ पे एक एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, जिसके पास में उसका आईडी है, टाइटल है, ऑथर है, पेजेज है, प्राइस है, सब है। समझ में आया? अब बिकॉज ये बुक आईडी जो है स्ट्रिंग के अंदर लिखी हुई है, लेकिन ये मत भूलो कि टैग के अंदर लिखी हुई है। अब चाहे टैग को आप नॉर्मल लिखो या फिर स्ट्रिंग के अंदर लिखो, वो काउंट किया जाएगा एज ए एक्सप्रेशन। पाइथन जब उसको रीड करेगा, उस टेम्पलेट को रेंडर करेगा, तो ये भले स्ट्रिंग के अंदर हो या फिर स्ट्रिंग के बाहर हो, अगर टेम्पलेट टैग लगा हुआ है तो भले ही वो स्ट्रिंग के अंदर हो चाहे स्ट्रिंग के बाहर हो, वो एक्सप्रेशन काउंट होगा। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन में URL दिया है, तो URL में टेम्पलेट का जो नेम है और उसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास किया है। अब ये पैरामीटर में वैल्यू पास हो रही है, ना कि एक पैरामीटर का नेम पास हो रहा है। यहाँ पे बुक आईडी की वैल्यू पास हो रही है, तो इस वैल्यू को हमने कहा कि URL के अंदर हम इस पैरामीटर के थ्रू कैच करेंगे, इस पैरामीटर के थ्रू कैच करेंगे, और इस पैरामीटर का नेम यहाँ पर भी बताया हमने। समझ में आया? तो इंडेक्स में हमने बुक आईडी दे दिया, डिलीट। अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेम जो है डिलीट बुक आईडी पे ये जो URL है उस पर जाएगा, हालांकि हमारे को दिखेगा नहीं आउटपुट, मतलब यहाँ पर वो डिलीट बुक करके आना चाहिए था, लेकिन प्रोसेस इतनी फास्ट होगी कि हमारे को दिखेगा नहीं वो। ओके, अगर हम दिखाना चाहते हैं तो क्या करें? ओके, दिखाना चाहते हैं तो एक काम कर देते हैं, हम एक एरर बना देते हैं। और एरर क्या बना देते हैं? हम यहाँ पर रिटर्न नहीं करते हैं। रिटर्न नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो पोज हो जाएगा, वहीं पर एक्सपेक्शन हमारे को एरर दे देगा। ठीक है, HTTP रेस्पॉन्स डिडंट रिटर्न करके इस तरीके से एरर आएगा। और अब हम क्लिक करेंगे, एक मिनट, रिफ्रेश नहीं किया ना, ये देखो डिलीट बुक आईडी 1 वो वहीं पर रुक गया है। ठीक है, डिलीट बुक आईडी 1, और इसी तरीके से
डिलीट बुक आईडी 2, ठीक है यहाँ पे। एंड यहाँ पर एक एरर आ रही है, मैं यहाँ पे इस एरर को रिजॉल्व कर देता हूँ। बुक आईडी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, तभी जाके वो होगा। ठीक है, अब हमारे को HTTP रेस्पॉन्स वाला एरर आ रहा है, पहले दूसरा एरर आ रहा था, वो टाइप एरर आ रहा था। ओके, तो यहाँ पे टाइप एरर, वैल्यू एरर, इस तरह की बहुत सारी एरर होंगी। आपको कौन सी एरर मिली है? एट्रीब्यूट एरर मिली है। मेरे को लगता है शायद अभी आपने बोला था ना डेज, तो डॉट जैसे बुक डॉट आईडी, तो बुक डेज आईडी स्कोर वाला वहाँ पे करके लिख सकते हैं ना, हो सकता है, वो तो देखना पड़ेगा कोड के ऊपर, तो कोड आपको लाना पड़ेगा कोड कि कहाँ गलती हुई है। ओके, एंड इस एरर को कैसे रीड करना है ये भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। लेकिन पहले हमें बेसिक चीज़ों के बारे में समझ लेना चाहिए कि एरर्स कहाँ कैसे जनरेट हो रही है। फिर बाद में हम एरर के एक्स्ट्रा जो पैरामीटर्स हैं और नीचे जो ट्रेस बैक है, इसके अंदर हम देखेंगे कहाँ। हालांकि ट्रेस बैक में कई बार हमारे को सोल्यूशन मिल जाता है, कई बार नहीं मिलता है। ओके, तो ये चीज़ें हमें देखनी है ना। अब मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न रिडायरेक्ट टू होम। तो जब मैं होम पे क्लिक करूँगा तो अब मुझे जो डिलीट बुक जो है ये नहीं दिखेगा, बिकॉज ये बहुत प्रोसेस जो है बहुत फास्ट होने की वजह से हम सीधा जंप कर जाएंगे। हमें ऐसा लगेगा जैसे सीधा हम जंप कर रहे हैं होम पे, लेकिन पहले वो डिलीट बुक पे जा रहा है फिर जंप कर रहा है, लेकिन वो दिखेगा नहीं हमारे को, प्रोसेस थोड़ा फास्ट होने की वजह से। ठीक है, एंड करते हैं तो वापस से देखो, वापस से सेम उस पर आ गया। हालांकि हमारा जो है डिलीट यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो रही है ना। अब यही तो चाहिए था हमें कि डिलीट करते हम वापस से सेम पेज पे रहे, ताकि हमारे को डिलीट होने के बाद में जो बचा हुआ डेटा दिखे, हम यही तो चाहते हैं। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो उस आइटम को लेना है जिसको डिलीट करना है। आइटम को लेने के लिए हमें आईडी की रिक्वायरमेंट है, आईडी भी मिल गई। तो क्या करना, अब बुक इज इक्वल टू बुक ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट एंड आईडी इज इक्वल टू बुक आईडी, ये आपको देना है। तो सिंगल बुक हमारे को मिल जाएगी। एंड इसको कर दो बुक को डिलीट, एंड डिलीट करने के बाद में आप रिटर्न हो जाओ होम पे। सिंपल सा है, इसको भी डिलीट कर दो, सब डिलीट कर दो, कुछ भी नहीं है। अब ये डेटाबेस के अंदर से डिलीट हो चुका, आप चाहे कितना रिप्लेस कर लो, फिर से बनाना पड़ेगा। ऐड करो, ऐड पे क्लिक करोगे, डेटा रख दो जो भी आपको रखना है, सबमिट, सिंपल। ओके, आप जो लॉजिक यहाँ लिखोगे ना, उसी तरीके का आउटपुट जो है आपको दिखेगा। यहाँ लोग लिखोगे और जो विजुअल जो यहाँ बनाओगे उसी तरीके का आउटपुट वहाँ दिखेगा। अगर आप ये डेटा जो है कार्ड के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो कार्ड के अंदर दिखा देगा वो। आप दिखाना चाहते हो कि भाई कार्ड व्यू बनाना चाहते हैं हम, उसमें पेजेज इतने हैं, प्राइस इतनी है, ऑथर का नेम, इस तरह से दिखाना चाहते हो, कार्ड व्यू बन जाएगा। और कार्ड व्यू, अब ये वाला काम मैं आपको देता हूँ, कार्ड व्यू बनाना है। और कार्ड व्यू में हालांकि उसमें इमेज हमने अभी तक अपलोड नहीं करी है, बट अपलोड धीरे जल्दी सीख लेंगे, अपलोड कैसे करते हैं उसमें इमेज, और उसको यूज़ करना भी हम सीख लेंगे। लेकिन आज हमारा जो है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये चार जो बेसिक एसेंशियल ऑपरेशन होते हैं किसी भी वेब एप्लीकेशन में, ओके, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये आप हर छोटी से छोटी एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हो। आप छोटा से छोटा सेक्शन बनाओगे, उसमें भी ये चारों ऑप्शन, चारों जो फंक्शन है ये यूज़ करोगे। तो कहने का मतलब ये है, आप कितनी बड़ी एप्लीकेशन बनाओ चाहे कितनी छोटी एप्लीकेशन बनाओ, बड़ी एप्लीकेशन में क्या होता है, मल्टीपल सेक्शंस होते हैं। मल्टीपल सेक्शंस में भी जो है छोटे छोटे एप्लीकेशंस होंगे, उन पे भी क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट वाली फंक्शनलिटी अप्लाई होती है। अगर आप एक एग्जांपल लेते हो
लाइक फेसबुक का, फेसबुक में आप पोस्ट भी दे रहे हो ना, पोस्ट, तो पोस्ट में भी जो आप पोस्ट क्रिएट कर रहे हो, पोस्ट क्रिएट कर रहे हो, जब आपने वो किया और सबमिट करते हो, पोस्ट क्रिएट हुई है, फिर पोस्ट जो है डेटाबेस में सबमिट हुई है, फिर जब आप दोबारा से रिलोड कर रहे हो या फिर उसी टाइम पे अगर आपको पोस्ट दिख रही है तो वहाँ पे हम पोस्ट को रीड भी कर रहे हैं, और फिर पोस्ट को आप कहते हो कि यार ये तो जो है मैंने गलत से लिख दिया, तो इसको डिलीट करना चाहते हो आप, तो वो पोस्ट डिलीट भी कर रहे हो आप। तो हर एक छोटा छोटा सेक्शन भी आप जो है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट से ही बनाते हो। जितनी बड़ी भी एप्लीकेशन बनाओगे, जितनी छोटी एप्लीकेशन बनाओगे, सभी में क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट CRUD ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। इसके अलावा और कुछ होता नहीं है, बस कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं बस एप्लीकेशंस में, ताकि आपके जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली ऑपरेट हो और क्या नाम से सिक्योरली ऑपरेट हो। ताकि जैसे कि हम पेमेंट करते हैं, तो जब आप पेमेंट करते हो तो आप एक क्रिएट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, ट्रांजैक्शन क्रिएट होती है वहाँ पे एक, लेकिन वो सिक्योरली हो रही है। तो सिक्योरली परफॉर्म करने के लिए आप एक अदर जो है सिक्योर मेथड का यूज़ करते हो, जहाँ पे काफ़ी सारे SSL इंक्रिप्शन फॉलो किए जाते हैं, HTTPS, इस तरीके से काफ़ी सारे सिक्योर प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है वहाँ पे। फिर उसके फाइनली आप जब हो जाते हो तो वहाँ पे एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। हालांकि उस ट्रांजेक्शन को आप डिलीट नहीं कर सकते हो खुद से, वो आपके हाथ में नहीं होता है, ओके, क्योंकि परमिशन नहीं है आपको उस चीज़ की। तो आप परमिशन दे सकते हो, यहाँ पे परमिशन भी देंगे हम, बट सबसे लास्ट में हम 2-3 सेक्शन बना देंगे कि भैया ये ग्रुप जो है या फिर ये जो यूजर है ये सुपर यूजर है, और इसके बाद में सारी परमिशन हैं, सभी डेटा को डिलीट कर सकता है। तो लाइक अब हम अगर लाइब्रेरी मैनेजमेंट या फिर स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, तो वहाँ पर में आप इस तरह से कह सकते हो कि एक है डायरेक्टर, ठीक है, एक है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, फिर टीचर्स आ जाते हैं, फिर स्टूडेंट आ जाते हैं। तो डायरेक्टर के पास में सारा डेटा देखने का है, तो डायरेक्टर हो गया एडमिन, ओके। उसके बाद में जो है आप प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल को स्टाफ मेंबर बना दो एंड उनको एक हायर लेवल की सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दो, ठीक है, जो सभी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एक्सेप्ट डिलीट ऑपरेशन। वो क्रिएट कर सकते हैं, वो एडिट कर सकते हैं, वो डिलीट नहीं कर सकते, या फिर डिलीट भी दे दो अगर देना चाहो तो, है ना। बट कुछ ही सेक्शंस के लिए, आपके पास में बहुत सारे सेक्शंस है, सभी सेक्शंस के लिए डिलीट ऑपरेशन मत दो, कुछ ही सेक्शंस के लिए दे दो, क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस बनाएंगे हम। और अगर आप सेक्शंस नहीं समझ रहे हो तो मैं यहाँ पे जो है एडमिन ओपन करना चाहता हूँ। हमने यूजर बनाया है क्या, एडमिन पैनल बनाया था क्या हमने, एडमिन, ओके, हमने डम प्रोजेक्ट के अंदर बनाया था, तो मैं वो वाला प्रोजेक्ट ऑन करता हूँ अभी। डम प्रोजेक्ट ऑन कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर हमारा एडमिन हमने बनाया है। और ओके, तो मैं यहाँ पर एडमिन देता हूँ और पासवर्ड आई थिंक हमारा जो है यही है, हाँ। तो यहाँ पर जो है ये एक स्टूडेंट एप्लीकेशन है और ये यूजर है। तो हमने एक एप्लीकेशन बनाई है ना, हर एप्लीकेशन के लिए हर एक एप्लीकेशन एक सेक्शन बन गया है, ठीक है। हर टाइप के एप्लीकेशन के लिए आपके पास में 4 परमिशंस होंगी। पहली परमिशन व्यू करने की, मतलब देखने के लिए, दूसरी ऐड करने के लिए, तीसरी क्रिएट करने के लिए, चौथी डिलीट करने के लिए। तो हर टाइप की परमिशन आपके पास रहेंगी। तो हमारे पास एक यूज़र है जो कि सुपर यूज़र है, और इस यूज़र के पास में जो है हर टाइप की परमिशंस अभी अवेलेबल है, बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है, बट हालांकि यहाँ दिखा नहीं रहा है वो। लेकिन अगर हम दूसरा यूज़र क्रिएट करते हैं, ये एक स्टाफ मेंबर है, तो स्टाफ मेंबर के पास में सभी परमिशंस होती है, आप बताओगे नहीं तो भी ऑलरेडी वो रहेगा परमिशन उसके पास में। लेकिन अगर हम कोई और यूज़र क्रिएट करते हैं तो मैं सिर्फ परमिशंस को बताना चाहता हूँ कौन कौन सी परमिशंस हैं। तो हमारे पास में हर एक सेक्शन, ये इतने सारे सेक्शन ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन हमने जो सेक्शन बनाया है वो हमारा फर्स्ट ऐप है, ये हमने बनाया है सिर्फ। फर्स्ट ऐप के अंदर स्टूडेंट एक हमारा मॉडल है, ओके। तो ये 4 जो परमिशन फर्स्ट ऐप में जो स्टूडेंट है उसके लिए 4 परमिशंस आ चुकी है।
तो हर छोटे छोटे सेक्शंस के लिए आपके पास परमिशंस होती है। तो आप एडमिन हो तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो किस यूजर को कौन सी परमिशन देनी है, किस पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए उसके पास में वैलिड परमिशन है। अगर उसके पास परमिशन नहीं है तो आप सामने वाले को दिखा सकते हो यू डोंट हैव परमिशन टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, और या फिर आप एक सेपरेट एक्सेस डिनाइड वाला पेज दिखा सकते हो। तो ऐसा बहुत कुछ हम करेंगे आगे, ठीक है, बट उसके लिए जो है आप लोगों को मेहनत करनी होगी, वरना कुछ समझ में आएगा नहीं। नाउ ठीक है, आज यहीं ख़त्म करते हैं। तो मैं फिर से वापस से रिवाइज करवा देता हूँ एप्लीकेशन को वापस से रन करके। cd ठीक है। तो वापस से सारे व्यूज़ को देख लेते हैं। मैं सभी व्यूज़ को एक एक करके जो है ओपन करूँगा, तो मैं फ़िलहाल एड बुक को बंद कर देता हूँ। तो सबसे पहले होम व्यू, एंड मैं अब जो है थोड़ा सा वो कर देता हूँ, लेफ्ट स्प्लिट लेफ्ट, ठीक है। पाथ में थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। तो समझ में आ रहा है सबको? अब इधर राइट दिख रहा है, इधर लेफ्ट दिख रहा है। तो ये हमारा होम है और ये हमारा होम है, ओके। ब्लैंक पे है, खाली पे है। तो जब भी हम हमारे रूट वेब उस पे जाएंगे, आप चाहो तो डायरेक्ट डोमेन पे लिखो या फिर आईपी एड्रेस लिखो 8000 के साथ में, तो आप डायरेक्ट ब्लैंक पे जाओगे। तो हम ब्लैंक पे जाते हैं, तो होम पेज जो है होम व्यू ओपन होगा। तो होम व्यू पे जाते हैं। होम व्यू क्या करता है? डेटाबेस से सारा डेटा उठाता है। और वो कैसे उठाता है? सारा डेटा मतलब बुक का डेटा सारा, book.objects.all, मतलब जितनी भी बुक्स हैं सारे ले लो। अब ये जो है क्वेरी सेट हमारे को एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में देता है, जो कि एक सिक्वेंशियल डेटा को स्टोर करके रखता है, ठीक है। आप कह सकते हो कि इटरेबल ऑब्जेक्ट है, और इटरेबल ऑब्जेक्ट है तो उस पर हम फॉर लूप लगा सकते हैं। तो वो क्या करेगा? एक एक आइटम हमारे को देता रहेगा। तो हम यहाँ पे सभी बुक्स को एक वेरिएबल के अंदर सेव करवा लेते हैं, एंड फिर उसको जो है पास करवा देते हैं हमारे किसमें? रेंडर में, इंडेक्स HTML के अंदर जो है पास करवा देते हैं, ताकि हम उसको रेंडर कर सके। एंड इंडेक्स HTML में हम यहाँ पे आते हैं, एंड यहाँ से टेबल बनाते हैं। टेबल में हमने हेड वाला जो पार्ट है वो पहले बता दें कि हमारे पास ये हेडिंग होने वाली है। उसके बाद में जितना डेटा है, जितने भी हमारे पास बुक्स होंगे, उसके हिसाब से रो बनाएंगे। और वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा फॉर लूप। तो फॉर लूप एक एक बुक लेगा, उसको जो है हर एक सेल के अंदर टाइटल, ऑथर, पेज, प्राइस, इस तरीके से वो पुट कर देगा। और यहाँ पर जो हमने बुक आईडी दिया है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर जो बुक आईडी दिया है हमने, वो भी इसी तरीके से लगा है। बुक ऑब्जेक्ट है, उसके पास में आईडी है, एंड यहाँ पर भी। तो अब हम ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर ऐड बुक जो व्यू है वो ऐड बुक को कॉल करेगा, ठीक है। उसका नेम भी ऐड बुक है। ऐड बुक कॉल होगा तो हमारे पास में जो है ये वाला मेथड जो है ये यूज होगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें दी हैं ऐड बुक करते वक्त। जब आप ऐड बुक बटन पे क्लिक करोगे तो आपका जो है रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट होगा, ओके। जब आप फॉर्म को सबमिट करोगे, ऐड बुक पे क्लिक किया तो हमारा ये फॉर्म आया ना, तो मतलब फॉर्म बन के आया है, तो वो बन के आया है रिक्वेस्ट मेथड से, और वहाँ पर हमने रेंडर करवाया हमारे अबाउट HTML पेज को। अब डेटा पे जब हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो वो जाता है पोस्ट फॉर्मेट, पोस्ट एज ए पोस्ट मेथड के थ्रू। तो सेम पेज पे जा रहा है, सेम एड्रेस पे जा रहा है।
तो सेम एड्रेस पे जा रहा है, सेम एड्रेस मतलब ऐड बुक पे जा रहा है, और ऐड बुक पे हमारा जो व्यू ऐड बुक है अब दोबारा रन होगा। और अब इस बार जो है मेथड वो जो है गेट ना होके पोस्ट है, तो पोस्ट है तो हम क्या करेंगे, हमारा जो भी डेटा है वो उठाएंगे। अब यहाँ आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो कीज़ हैं ये हमारे जो फॉर्म के अंदर जो इनपुट एलिमेंट्स हमने बनाया है उसके अंदर जो नेम की जो एट्रीब्यूट है, नेम एट्रीब्यूट, ऐड बुक में जो हमने इनपुट एलिमेंट्स बनाया है ये वाले, और इसके अंदर जो नेम जो है नेम एट्रीब्यूट, ये जो नेम एट्रीब्यूट है वो आपको यूज करने पड़ेंगे। ओके, क्योंकि यही वो है की बनेंगी आपकी वैल्यू के साथ में पेयर बनेंगे। तो यहाँ पर से व्यू पे जा रहे हैं तो सभी टाइटल ऑथर बुक पेजेस यहाँ से हमने स्टोर करवा लिया, और फिर हम क्या करते हैं इसको एक ये तो हमने प्रिंट करवाने के लिए करवा दिया था, बट यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बनाओ और उसके अंदर इस तरीके से साइन करवा दो। हालांकि हम जो है मॉडल के अंदर जो हमने क्लास बनाई है उसमें एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी हम बना सकते हैं ताकि इस तरीके से हमारे को वैल्यूज़ अलग से पास ना करना पड़े, एक ही फंक्शन के अंदर सारी, जैसे हम कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करते हैं वैल्यूज़, वैसे सारी वैल्यूज़ उस फंक्शन के अंदर पास कर दें और वो फंक्शन सारा काम कर देगा। उससे क्या होता है कि हमारा काफ़ी सारा काम जो है ईजी हो जाता है। हम सपोज करो यहाँ पर तो 4 ही है, आपके पास में 20 एट्रीब्यूट होते हैं, 25 एट्रीब्यूट होते हैं। कई टेबल्स में तो, हालांकि ऐसे टेबल्स हम बनाते नहीं हैं नॉर्मली, हम पहले फिक्स कर लेते हैं कि हाँ भाई ये लिमिटेड इतनी डेटा होना चाहिए एक टेबल के अंदर, बट फिर भी नॉर्मली 25-30 कॉलम्स हो जाते हैं एक टेबल के अंदर। अगर आप बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो 25-30 में क्या आप ऐसा लिखोगे, ऐसा तो परेशान हो जाएंगे, कितनी लिखेंगे हम। तो उसके लिए फिर एक फंक्शन हम बना सकते हैं और उस फंक्शन के अंदर जो है सारा कुछ डिफाइन कर देंगे एक बार, और बाद में उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड सेव करवा दिया तो सेव जो है ऑटोमेटिकली डेटाबेस में उसको सेव कर देगा। एडिट करना चाहते हो तो एडिट पे क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो ये फिल कैसे होता है, एडिट पे जाएंगे तो ये देखो गेट मेथड तो वापस से आपको फॉर्म देगा ना, लेकिन इस बार फॉर्म खाली नहीं देगा, वो भर के देगा। और कौन सी इंफॉर्मेशन भर के देगा, जो बुक हमको मिल रही है, जो आईडी में मिल रही है उस आईडी से बुक को उठाएंगे। लेकिन यहाँ पे गेट मेथड यूज होगा ना कि ऑल मेथड। बुक ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, ऑब्जेक्ट्स मिस मत करना, ये आपको लगाना पड़ेगा। ओके, बुक डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। एंड इसके बाद में आप रिटर्न कर रहे हो कॉन्टेक्स्ट के साथ में। तो यहाँ पर हमने एक सिंगल बुक को पास करवा दिया, एडिट उसके अंदर, बुक के अंदर, और हम यहाँ पर जो है अब देखो एक एक वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे कि मैंने कहा था वेरिएबल चाहे आप स्ट्रिंग के अंदर यूज़ करो चाहे नॉर्मल यूज़ करो वो यूज होगा, लेकिन आपको या तो टैग यूज़ करना पड़ेगा या फिर इस तरीके से वैल्यूज़ को यूज़ करने के लिए डबल कर्ली ब्रैकेट का वो बनाना पड़ेगा, प्लेस होल्डर। ओके, अगर ये नहीं बनाते हो तो फिर वो स्ट्रिंग की तरह काम करेगा, अगर ये बनाते हो तो वो वेरिएबल की तरह काम करेगा। नाउ तो जब ये करता है तो हमें एक फॉर्म मिलता है, लेकिन इस बार भरा हुआ। ओके, भरा हुआ फॉर्म मिलता है। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट मैथड डॉट पोस्ट है। पोस्ट कब काम करेगा, जब आप सबमिट करोगे आपके फॉर्म को। ठीक है, सबमिट में भी वही हो रहा है जो हमने ऐड में किया था, ऐड में भी हमने असाइन करवाई थी डेटा, इस बार भी तो वही कर रहे हैं हम, एक एक आइटम को उठा रहे हैं और उसको असाइन करवा रहे हैं, सेम काम। अब देखो यहाँ पर जो है जो हमने डिस्कस किया था वो वाली बात की, अगर 10-15 होते तो फिर से हमें असाइन करना पड़ता। तो इसके लिए हम एक फंक्शन बना सकते हैं जो कि हम बनाएंगे। ठीक है, और फिर उसको सेव करवा दो, रिडायरेक्ट करवा दिया होम पे, तो सेव करते हुए होम पे चले जाएगा। और डिलीट वाला तो अभी हमने किया ही है। ओके, तो आपको बस 3 जो स्टेप्स है उनको नहीं भूलना है। टेम्पलेट बनाओ, उस टेम्पलेट को जो है जिस भी व्यू में रखना चाहते हो और जिस भी व्यू से उसको प्रोसेस करना चाहते हो वो व्यू फंक्शन बनाओ, एंड उस व्यू फंक्शन को URL में मैप करवा दो। एंड वो व्यू फंक्शन तभी चलेगा जब आप उसका URL को एक्टिव करोगे, मतलब जब आप उस URL पे जाओगे तभी वो व्यू चलेगा। ओके, ऐसे ही नहीं चलेगा वो। तो ये इस तरीके से काम करने का तरीका होता है। क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट हम जो है
आई थिंक मतलब कल हम जो है लॉगिन लॉगआउट पे काम करेंगे। ओके, एंड तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो।